हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू फाइन। बच्चों, मैं राजकुमार चड्ढा आज फिर आपका जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से जो होम आइलैंड क्लासेस चलाई जा रही है उसमें स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसमें हम कैपेसिटर पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स का क्या इफेक्ट होता है, ग्रुपिंग का वो कैपेसिटर कैसे करते हैं, और इक्विवेलेंट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, वो हमने वीडियोस बना दिए हैं, अभी तक आपने देख लिए हैं। वो प्रॉब्लम्स है बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हो, नहीं तो फोन करके कांटेक्ट कर सकते हो किसी को बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम अगर आ रही है तो। अब बच्चों, आज हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, वो है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि कैपेसिटर बनाने के पीछे की वजह क्या थी। कैपेसिटर हम क्यों बना रहे थे? टू स्टोर द एनर्जी। तो आज हमें फाइनली वही करना है कि कितनी एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर सकता है, एनर्जी कहाँ स्टोर होती है। बच्चों, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है ऑन स्पॉट, जो बैटरी नहीं प्रोवाइड कर सकती। बैटरी जो है वो अगर उसके पास जितनी मर्जी एनर्जी हो, बैटरी धीरे 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 कम एनर्जी, कांस्टेंट एनर्जी सप्लाई करती है। लेकिन अगर हमें सडन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए और विद इन ए सेकेंड, तो वो बैटरी नहीं प्रोवाइड करती, वो आपका कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जैसे फैन है, इसको स्टार्ट करने के लिए मोटर जो थी, आपने देखा पानी चढ़ाने वाली मोटर स्टार्ट करने, उसको स्टार्ट होने के लिए बहुत हैवी करंट चाहिए होती है। जैसे 25 से 50 एम्पियर तक करंट इनको चाहिए होती है स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो कूलर है, एसी है, मोटर है। तो इनको अब इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट के लिए आपको उसी क्षण, उसी वक्त इतनी एनर्जी चाहिए होती है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, वो बैटरी नहीं प्रोवाइड कर सकती। इसलिए वो कैपेसिटर जो होता है, जैसे आप स्विच ऑन करते हो कैपेसिटर चार्ज होकर उसी वक्त एनर्जी देता है और चीज चलती है। अगर आप कैपेसिटर उतार दोगे बच्चों, तो वो चीज स्टार्ट नहीं होगी आपकी। आप मोटर का कैपेसिटर उतार के देखो, पंखे का कैपेसिटर उतार के देखो, वो पंखा स्टार्ट नहीं होगा आपसे, क्योंकि उसको स्टार्ट करने के लिए वो जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो कैपेसिटर प्रोवाइड करता है, लेकिन वो भी ऑन स्पॉट। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है और कैसे एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं कि कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है। कि मान लीजिए जी, आपको पढ़ाया मैंने कि कैपेसिटर की पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा चाह रहा है कि इसमें दो प्लेटें होती हैं। अब अगर इसको हमने चार्ज नहीं किया तो मतलब कि इसके अंदर एनर्जी भी जीरो है। अब इसको चार्ज करते कैसे हैं बच्चों? हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के क्रॉस बैटरी लगाते हैं। ये बैटरी हम लगा लेते हैं। ये जैसे हम बैटरी लगाते हैं, क्योंकि पहले तो बच्चों ये दोनों प्लेटों के ऊपर चार्ज जीरो है, क्योंकि ये न्यूट्रल है प्लेट है। अब ये बैटरी क्या करती है, बैटरी का ये एंड होता है पॉजिटिव, ये एंड होता है नेगेटिव। तो ये बैटरी का जो पॉजिटिव एंड होता है बच्चों, ये इस प्लेट के बीच में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर खींचता है, क्योंकि इस प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज तो नेगेटिव होता है, और बैटरी का पॉजिटिव एंड क्या करता है कि एक इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, और वो खींच कर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा इस तरफ। तो यहां पर आपका एक इलेक्ट्रॉन पैदा हो जाएगा। और बच्चों, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा तो पीछे एक पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन्स देन इट रिक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों, बैटरी का सिर्फ एक ही काम होता है। बैटरी क्या करेगी, सिर्फ यहां से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगी एक प्लेट से दूसरी प्लेट की तरफ। और अब आप सोचिए कि यहां पर कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है, यहां पर कोई भी चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। दिस बैटरी इज जस्ट ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट। अब देखिए बच्चों, मान लो इस बैटरी ने एक इलेक्ट्रॉन को खींचा, पीछे एक पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया इस प्लेट पर, इधर नेगेटिव हो गया, इधर पॉजिटिव। अब बच्चों, ये बैटरी क्या करेगी, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर खींचेगी ऐसे, तो एक पॉजिटिव ऑलरेडी पहले हो गया यहां पर चार्ज,
फिर जब दूसरा खींचेगी तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पर 2 नेगेटिव हो जाएंगे। अब जब बैटरी यहां से तीसरा इलेक्ट्रॉन खींचेगी बच्चों, तो पीछे कितने पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे? 3। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि बैटरी को वर्क करना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर बैटरी इलेक्ट्रॉन को इधर खींचती है तो पहले इलेक्ट्रॉन को खींचने में बैटरी को कम काम करना पड़ा, क्योंकि पीछे एक ही पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। जब बच्चों दूसरे इलेक्ट्रॉन को बैटरी ने खींचने की कोशिश की तो प्लेट्स के ऊपर 2 पॉजिटिव था, मतलब कि प्लेट इसको पीछे ज्यादा खींचेगी तो बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जब ये तीसरा इलेक्ट्रॉन बैटरी खींचेगी तो अब तीसरे इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए पीछे कितने पॉजिटिव चार्ज आ गए? 3, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को पीछे खींचेंगे तो बैटरी को और ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को इसे खींचने के लिए। कहने का मतलब हुआ कि स्टार्टिंग में बैटरी कम काम करेगी, धीरे धीरे जब और इलेक्ट्रॉन खींचेगी यहां से तो यहां पर बैटरी को क्या करना पड़ेगा? और वर्क, मतलब कि ज्यादा वर्क करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने के लिए, क्योंकि पीछे पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे बैटरी क्या करेगी? वर्क करेगी इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां खींचने के लिए, और यहां पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाएंगे। बच्चों अब क्वेश्चन आता है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम वर्क करते हैं, जैसे मैं स्प्रिंग को खींचता हूं, मैंने वर्क किया, मेरा वर्क जाता कहां है? मेरा वर्क स्टोर हो जाएगा स्प्रिंग के अंदर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने आपको समझाया था कि जब हम अर्थ ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई चीज ऊपर खींचते हैं तो मैं वर्क करता हूं, तो मेरा वर्क कहां जाता है? मेरा वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमने कोई चार्ज इंफिनिटी से इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ कोई चार्ज लाते थे तो वो वर्क करते थे अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन। वो वर्क आपका कहां स्टोर हो जाता था? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह बच्चों ये जो बैटरी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ट्रांसफर कर रही है तो बैटरी यहां पर वर्क कर रही है, और वो जो वर्क बैटरी का होगा उससे हो क्या रहा है? जो बैटरी वर्क कर रही है उससे एक प्लेट पॉजिटिव हो रही है, दूसरी प्लेट नेगेटिव हो रही है, और यहां पर क्या पैदा हो जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि जो हम वर्क कर रहे हैं उस वर्क डन जो मेरा था वो वर्क डन कहां पर चला जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पैदा हुई जा रही है, और मतलब कि मेरा वर्क डन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी में तब्दील हो जाएगा, और वो एनर्जी कहां चली जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो याद रखो बच्चों की जो आपकी कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो कहां पर होगी? वो कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जाकर एनर्जी स्टोर होगी, और वो एनर्जी कहां से एनर्जी आ रही है? जो बैटरी वर्क कर रही है, द वर्क डन बाय द बैटरी, ऐसे नोट कीजिए, द वर्क डन बाय द बैटरी टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट, दैट वर्क डन is stored in the electric field in between the plates of the capacitor, and that energy is known as electrostatic potential energy। और वही एनर्जी हमें निकालनी है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई है। और बच्चों अब निकालते हैं, मतलब कि अब आपको समझ आ चुका है कि एनर्जी का मतलब कि जो बैटरी वर्क करेगी वही बैटरी का वर्क डन ही एनर्जी में चेंज होगा। तो हम वर्क डन निकालेंगे कि जब इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहां से यहां ट्रांसफर करना है तो कितना वर्क डन मैं करूंगा। तो बच्चों इसको स्टार्ट करने से पहले आप मान लीजिए कि सपोज कीजिए ये मेरे पास कैपेसिटर है और मैं चाहता हूं इसके ऊपर, इस प्लेट के ऊपर चाहता हूं कि ये चार्ज है प्लस क्यू और माइनस क्यू, इतना मैं फाइनल चार्ज इसके ऊपर मैं लाना चाहता हूं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब इस चार्ज को लाने के लिए आप देखिए, मान लीजिए मैंने ये प्लेट है, इसको मैंने बैटरी के साथ जोड़ा, ये बैटरी के साथ जोड़ दिया। अब मान लीजिए बच्चों कि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला यहां से या 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। मान लीजिए इस वक्त कोई किसी भी समय के ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर कोई चार्ज क्यू है, इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव क्यू, मतलब ये चार्ज, ये वाला चार्ज इस चार्ज से भी कम है। हमें फाइनल चार्ज ये लाना है
सपोज कीजिए कि किसी भी समय इस प्लेट और इस प्लेट के पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उसकी वजह से मान लीजिए इधर वोल्टेज कितनी है V, इन दोनों प्लेटों के बीच में मतलब पोटेंशियल डिफरेंस V है, और बच्चों यहां पर जो कैपेसिटी आ जाएगी इस वक्त वो आएगी C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसमें क्या करता हूं कि और चार्ज यहां पर ट्रांसफर करता रहूंगा जब तक इतना चार्ज नहीं आता। तो अभी मान लीजिए स्टार्टिंग वाली पोजीशन पे ये समझिए कि इसके ऊपर इस प्लेट के ऊपर स्मॉल क्यू है और इसके ऊपर नेगेटिव क्यू है और इस वक्त इनकी कैपेसिटी C है। मान लो मैं यहां से बच्चों आप थोड़ा सा स्मॉल चार्ज और खींचता हूं बाहर, जैसे ये मैंने आपको बोला था यहां से चार्ज मैंने ट्रांसफर किया यहां से यहां। जब मैं इस छोटे से चार्ज को पहले यहां से यहां पर ट्रांसफर करूंगा तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन कितना होगा आप देखिए, पहले स्मॉल वर्क डन टू ट्रांसफर स्मॉल चार्ज dq from one plate to the other plate is, मतलब इस छोटे से चार्ज को खींचने के लिए यहां से यहां पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो बच्चों वर्क डन का फार्मूला है, वर्क डन हो गया, आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से वर्क डन आ जाएगा आपका V इंटू डी क्यू। ये इस वक्त की बात हो रही है जब इसके ऊपर चार्ज कितना है Q और Q। उस वक्त मैंने यहां से चार्ज डी क्यू और ट्रांसफर किया तो मुझे इतना वर्क डन करना पड़ा। तो बच्चों यहां पर ये जो आपका पड़ा है C इज इक्वल टू Q अपॉन V है, तो V यहां पर आ जाएगा Q अपॉन C। तो यहां से dw हो जाएगा, V की जगह आ जाएगा Q अपॉन C dq। ये होगा स्मॉल वर्क डन जब आपके एक प्लेट से दूसरी प्लेट में आपने ट्रांसफर किया। लेकिन मुझे तो यहां से Q चार्ज ट्रांसफर करना है, मैं चाहता हूं Q चार्ज आए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर, टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर Q इज इक्वल टू, पहले आप इस चार्ज को मानिए 0 टू Q इज इक्वल टू ये प्लस Q, इतना चार्ज। पहले इस प्लेट के 0 से लेकर इतना चार्ज ट्रांसफर करने के लिए टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा। तो बच्चों उसके लिए फिर हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी इसकी, Q अपॉन C dq। तो इंटीग्रेशन आ गया आपका इसकी dw की इंटीग्रेशन होगी w। और आप देखिए यहां पर क्या आपने कहां से कहां चार्ज को ट्रांसफर किया। पहले प्लेटों के ऊपर 0 चार्ज था, बाद में आप कितना चाहते हो फाइनल Q चार्ज, तो आप इसकी जगह Q लिखिए। अब बच्चों इंटीग्रेशन के लिए 1/c तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 0Q Q dq। इसकी इंटीग्रेशन कीजिए, बन जाएगा Q का स्क्वायर बाई 2, लिमिट इस साइड। और ये आप लीजिए बड़ा चार्ज क्योंकि मुझे Q चार्ज करना है इसको स्टोर। 1/2c बाहर, पहले अपर लिमिट पुट कीजिए Q स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, ये बन जाएगा Q स्क्वायर बाई 2c। ये मुझे वर्क डन किया। ये वर्क डन किसने किया, अगर इस प्लेट और कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर अगर मैं चार्ज Q लाना चाहता हूं, मतलब कि Q चार्ज यहां से यहां ट्रांसफर होगा, तो मुझे बैटरी ने जो वर्क किया है वो इतना वर्क डन किया है Q स्क्वायर बाई 2c। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया कि जो बैटरी वर्क करेगी वही वर्क डन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए दिस वर्क डन विल बी
stored in the capacitor, कहां पर? In its electric field, in the form of potential energy. तो therefore जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर में, वो फार्मूला आ गया 1/2 Q²/C. दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. मतलब यहां पैसे बोलिए, यहां बोलिए दिस इज द वर्क डन बाय द बैटरी टू ट्रांसफर द चार्ज Q फ्रॉम वन प्लेट टू द अनदर प्लेट. अब बच्चों ये जो फार्मूला है, अब इसके आप डिफरेंट फार्मूले बना सकते हो. मान लीजिए ये मैंने एक फार्मूला बनाया ऐसा. अब सपोज करो आपको पता है कि सिंस C जो कैपेसिटी होती है वो होती है Q/V. अब बच्चों मान लो कि मैं यहां पर Q नहीं चाहता, तो मैं यहां पर लिखता हूं Q हो गया CV के बराबर. तो मैं Q की जगह से वैल्यू पुट करता हूं तो आंसर आ जाएगा 1/2 Q का स्क्वायर मतलब कि C²V²/C. ये C कट जाएगा तो 1/2 CV². तो ये भी एक फार्मूला बन गया आपका कैपेसिटी का एनर्जी स्टोर्ड का. देखिए ये फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड का इन टर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटी. ये फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड का इन टर्म ऑफ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो और बच्चों क्या फार्मूला बन सकता है इसका? देखिए कि अगर मैं इधर इस फार्मूले में अब Q की, मैंने पहले इस फार्मूले में Q की वैल्यू पुट की थी, अब मैं इसी फार्मूले में C की वैल्यू पुट करता हूं. यहां पर देखो क्या बन जाएगा ये फार्मूला, U = 1/2 Q²/C की वैल्यू पुट कीजिए, बनेगा Q/V. तो ये 1/2 एक Q कट जाएगा तो Q और V ऊपर चला जाएगा. ये तो मैंने इस तरह आप डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हो कि कई बार आपको ये न्यूमेरिकल करने में मदद देती है कि एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटी, एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ कैपेसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. वो जो इस तरह के फार्मूले याद रख सकते हो. कई बार आपको हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में आके विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फार्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड, तो आपको ए वाला एक याद हो सकता है ए पार्ट में ये हो, बी में ये हो, सी में ये हो, तो आपको एक ही याद हो तो आप उसको टिक लगा के आगे नीचे ऑप्शन लिखा हो ऑल द करेक्ट, फिर आपको ये सारे फार्मूले आने चाहिए. अब बच्चों अब देखिए एक चीज और कि अब मान लीजिए कि ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मेरे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. मान लीजिए इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ प्लेट्स, वो मान लो A है और D मान लीजिए इनके बीच में डिस्टेंस है. और जब मैंने इसको चार्ज किया तो इस प्लेट के ऊपर आपका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया था और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही थी, ये आपकी E. तो अब बच्चों यहां पर देखिए डिस्टेंस D है, एरिया प्लेटों का A है, और मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म होती है. तो एक फार्मूला होता है E = V/D, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो यहां से आपको बोले कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो V = ED के बराबर होगा, आप लिख सकते हैं. तो बच्चों एक तो आपको ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है. दूसरा देखिए क्योंकि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है, ε0 A/D, ये भी आपको पता है. अब बच्चों कि अभी आपने पढ़ा कि जो एनर्जी स्टोर होती है इसकी वो कितनी होती है, एनर्जी स्टोर कितनी होती है इसकी, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर 1/2 CV². ये आपने पढ़ा है. और इसको आगे मॉडिफाई करते हैं इस फार्मूले को 1/2 कैपेसिटी. अगर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, ε0 A/D. कई बार आपको पूछ सकता है ये फार्मूला. V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस ED ऐसे, और उसका स्क्वायर
बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू ई स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां से जो डी काट जाएगा बाकी बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ए और डी इधर से एक बार जाएगा और ई स्क्वायर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस। ये अब बच्चों यहां से देखिए, क्या आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो किसका होता है? एरिया इंटू लेंथ। मतलब कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आगे चाहे एरिया इंटू डिस्टेंस लिखिए, वॉल्यूम ही होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम जे एनर्जी। अब मुझे बोलता है कि एनर्जी या इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर है पूरे कंडक्टर में, पूरे वॉल्यूम में। मतलब इसका अगर वॉल्यूम V है तो कैपेसिटर के पूरे वॉल्यूम में जो एनर्जी है वो ये है। लेकिन अगर मुझे बोलता है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालनी है, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है, तो आप लिखिए U अपॉन V का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो बच्चों एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जब करते हैं तो उसको डेंसिटी बोलते हैं। तो यहां पर आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी। कई बार आपको एनर्जी डेंसिटी पूछेगा एग्जाम में, तो एनर्जी डेंसिटी निकालिए, तो आपको एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला ये आएगा। एनर्जी डेंसिटी का मतलब कि एनर्जी स्टोर्ड इन पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में तो ये एनर्जी है, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर कितनी है उसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। और वो जो क्लियरली देखिए कि जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी जो है वो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। कहने का मतलब क्या था कि जो एनर्जी है वो कहां पर स्टोर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तभी आपको मैंने कुछ बोला था कि ये जो हम कैपेसिटर को जब चार्ज, ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि वेयर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी कहां स्टोर होती है? कैपेसिटर की प्लेटों में एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर के डाइलेक्ट्रिक में, या कैपेसिटर के बाहर, या कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही स्टोर होती है। तो मैथमेटिकली आपने प्रूव कर दिया। थ्योरेटिकली जो मैंने आपको समझा दिया था कि जब आप चार्ज ट्रांसफर कर रहे थे एक प्लेट से दूसरी प्लेट में, तो इधर क्या पैदा हो रही थी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन पैदा कर रहा है? जब बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर करती है। सिंपल सी बात। तो ये बच्चों आपको फार्मूला याद रखने हैं, एनर्जी के फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब बच्चों आगे देखिए, कई बार आपको पूछता है कि अगर आपके पास इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं ऐसे, तो आपको याद होगा सीरीज में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि सीरीज में मान लीजिए कैपेसिटी C1, C2, C3, इनकी टोटल जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होती है? 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब मुझे सीरीज में अगर 3 कैपेसिटर लगे हैं या 10 कैपेसिटर लगे हैं, तो उनमें एनर्जी मैंने बतानी है कि इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो बच्चों का फार्मूला देखिए कि एनर्जी स्टोर का फार्मूला भी हमने देखा 1/2, एक फार्मूला पड़ा Q²/C। 3 फार्मूले आपको इसीलिए बताए थे मैंने। Q²/C, ये वाला फार्मूला क्यों यहां पर लगाया मैंने? क्योंकि मुझे पता है बच्चों कि सीरीज में सभी के क्रॉस चार्ज सेम होगा, इसलिए मैंने चालाकी की, मैंने ये वाला फार्मूला लगाया क्योंकि Q तो इसका सभी का सेम होगा, और इधर में CS लगा दूंगा इक्विवेलेंट कैपेसिटी यहां पर। तो आंसर आ जाएगा 1/2 Q² इंटू 1/CS। 1/CS की जगह ये पुट कर दूंगा, टोटल कैपेसिटी जो इनको जोड़कर निकलेगी C2/C3। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा 1/2 Q²/C1, 1/2 Q²/C2, 1/2 Q²/C3। ये देखिए ये क्या है?
ये आ गया C1 के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, इसका नाम है U1 लिख लेता हूं। ये C2 के अंदर एनर्जी स्टोर होगी, ये C3 के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी। इसका मतलब है कि टोटल एनर्जी स्टोर होगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, वो इक्वल होगी इसके अंदर एनर्जी प्लस इसके अंदर एनर्जी प्लस इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी इस तरह। अब बच्चों अगर आपको पैरेलल का पूछता है कि पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन देखिए आप, हमने पढ़े थे ऐसे, अगर पैरेलल में कैपेसिटर लगे हुए हैं ऐसे तो वो एंड टू एंड जोड़ते हैं हम ऐसे। तो पैरेलल में हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे एनर्जी का, आप यू ही लिखिए एनर्जी का फार्मूला 1/2 CV²। क्योंकि मुझे पता है कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहने वाली है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 1/2 V² साइड में कर लेता हूं। और अगर ये 3 कैपेसिटर हैं तो ये आएगा इन सभी का इक्विवेलेंट कैपेसिटी। ये क्या हो गया, पैरेलल का इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी पैरेलल में क्या होती है, जैसे C1 C2 C3 अगर है, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये बनेगा 1/2 C1 V², 1/2 C2 V², 1/2 C3 V²। अब ये क्या चीज है बच्चों, ये है एनर्जी स्टोर्ड इन फर्स्ट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन सेकंड कैपेसिटर। इसका मतलब है कि इसमें भी ऐसा ही आएगा, चाहे आपके कैपेसिटर सीरीज है चाहे पैरेलल है, टोटल एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो सीधा आपको सम करना है, ये प्लस ये सीधा ऐड करना है। इसमें नहीं होगा कि ऐसे 1/U1 या 1/U2 नहीं आएगा। आपको याद रखना है कि टोटल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो सीधा ऐड करना है, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी। ऐसे आप बच्चों एनर्जी स्टोर कर सकते हो।